होना चाहिए, मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए, तो मिनिमम तो सबको पता है, मगर मैक्सिमम कितना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मतलब ये वैकेंसी का जो है फॉर्म कब से फिल किया जाएगा। तो 8 7 से मतलब जो है फॉर्म जो है फिल किया जाने लगा। ठीक है। और उसके बाद इसका लास्ट डेट 29/7/2022 है। ठीक है, अंतिम दिन उसका है। ठीक है, उस दिन आपको फिल कर लेना है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब अगर मैं बात करूँ तो इसका जो है मतलब क्या क्या इसकी नीड है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में आपको पता ही है कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वैकेंसी क्या है, उसके बाद ये जानते हैं। ठीक है, और पे स्केल क्या है। तो भैया वैकेंसी की जब बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी जो है 500 से मतलब 573 मेल कैंडिडेट की, 573 टोटल वैकेंसी है मेल कैंडिडेट की। जिनमें से ओपन वैकेंसी कितनी है, जनरल के लिए 171, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 46 एंड ओबीसी के लिए है हमारा 102, एससी के लिए हमारा 86 और एसटी के लिए हमारा 54 है, टोटल 459। बाकी जो है जिनमें से एक्स सर्विसमैन के लिए, एक्स सर्विसमैन जो जनरल कैंडिडेट होगा उसके लिए 21 है। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में है एक्स सर्विसमैन, वो 6 वैकेंसी उसकी है। ओबीसी अगर एक्स सर्विसमैन है तो 13 वैकेंसी है उनकी। एससी की है 10 और एसटी की है 7 वैकेंसी, टोटल 57 वैकेंसी है। और 57 वैकेंसी ही डिपार्टमेंटल है और सेम है। डिपार्टमेंटल इन द सेंस कि जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में है और हेड कांस्टेबल बनना चाहता है। इसकी अगर पे स्केल की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए लेवल 4 का पे स्केल है आपके पास। ठीक है, जिसमें से 25,500 से 81,100 तक है। ठीक है, ये मतलब पे स्केल मैट्रिक्स है। उसके बाद फिर और हम अगर आगे जानना चाहते हैं तो देखिए कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ तो ये फीमेल कैंडिडेट वो था अपना मेल कैंडिडेट का। फीमेल कैंडिडेट टोटल वैकेंसी कितनी है, 284 टोटल वैकेंसी, जिसमें ओपन वैकेंसी तुम्हारी कितनी है, ओपन वैकेंसी तुम्हारी है 96, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 26 वैकेंसी है और 57 वैकेंसी ओबीसी के लिए, एससी मतलब एससी के लिए 47 है और एसटी के लिए 30 है। तो टोटल 256 वैकेंसी है। ठीक, ओपन वैकेंसी। और डिपार्टमेंटल की अगर बात करते हैं तो 11 वैकेंसी जनरल के लिए डिपार्टमेंटल है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में डिपार्टमेंटल के लिए 3 है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, सॉरी, डिपार्टमेंटल को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें तो 3 है। और डिपार्टमेंटल अगर ओबीसी की बात करें तो 6 है। डिपार्टमेंटल एससी की बात करें तो 5 वैकेंसी है। और एसटी की बात करें डिपार्टमेंटल में तो टोटल 3 वैकेंसी है। और कुल मिला के इस प्रकार 28 वैकेंसी हो रही है। और इन्हीं सारी वैकेंसियों को मिलाकर टोटल 24 वैकेंसी हो रही है, जिसमें से जनरल के लिए 107 है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 29 है, ओबीसी के लिए 63 है, एससी के लिए 52 है और 33 है एसटी के लिए, टोटल वैकेंसी। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है। ठीक। अब उसके बाद अगर मैं और बात करूं तो एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 वर्ष हमारा होना चाहिए। 1 जुलाई 2022 से तुम्हारा मतलब मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 ईयर्स होना चाहिए। जैसे कैंडिडेट वर नॉट बिफोर एलिजिबल टू 1995, मतलब 2 तारीख 7वां महीना 2 जुलाई 1995 से पहले उसका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, 1/7/2004 के बाद नहीं जन्म हुआ होना चाहिए, नहीं तो बंदा एलिजिबल नहीं होगा। ओके। उसके बाद अप टू मैक्सिमम 5 ईयर्स कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड, मतलब एससी के लिए जो है 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है। ठीक है, एससी के 5 ईयर के लिए रिलैक्सेशन है। और 3 ईयर्स कैंडिडेट ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन है। ठीक। और उसके बाद मैं बात करूँ तो अगर 3 ईयर्स ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन है तो एसटी के लिए भी कहाँ पीछे, एस सी एस टी के लिए भी 40 साल तक उनको मतलब जैसे 40 साल एस सी एस टी के लिए, 38 साल ओबीसी के लिए। तो यही से टोटल आपकी ये सारी जानकारी। ठीक। अब उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो उसके बाद नोटिस कंडीशंस इसकी भी जरूरत नहीं, अब आपको ये जान लो। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया, देख लीजिए। एस सी एस टी के लिए 5 ईयर्स और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स आफ्टर डेडिकेशन ऑफ द military service, dedication of the military service rendered from the
एक्चुअल एज ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ रिसेप्शन मतलब इनके लिए भी 3 इयर्स का जो मतलब इकोनॉमिक मतलब सॉरी ESM यानी एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए भी 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है। ठीक, उसके बाद के लिए 5 नेशनल लेवल मतलब किसी प्रकार का कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसके लिए 5 मतलब जो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। यहाँ से आप देख लीजिए कि जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस के अगर हैं तो जनरल कैंडिडेट तो 40 साल उनकी एज है तो भी वो कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अगर OBC है तो 43 इयर्स तक का है वो उसका एज चलेगा। और वही अगर SC ST है तो उसका 45 इयर्स तक चलेगा। और बाकी ये सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें आपके लिए नहीं है। अब मैं ये बात करता हूँ हाइट कितना होना चाहिए। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट की हाइट रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल होता है। चेस्ट रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर मतलब देखो मेल एंड फीमेल दोनों की जो है ये कंडीशन अभी थोड़ा मतलब ब्रीफ में देखते हैं। देखिए किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो इसमें मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो लेडीज के लिए केवल मतलब चेस्ट मेंटेन नहीं है, चेस्ट की बात कोई नहीं है, केवल हाइट की बात है। ठीक है, और चेस्ट के लिए कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, और इसमें और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जेंट्स के लिए हाइट कही गई है। ठीक है, और वो भी कहा गया है मतलब चेस्ट भी कहा गया है जिसमें ठीक है 79 to 81। अब इसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के क्लोजर 10+2 होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी उसके पास। यानी किसी भी मतलब बोर्ड से उसे कोई मतलब नहीं होता, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ किसी भी बोर्ड से। या फिर उसके बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें मैकेनिक ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ठीक है, या फिर 12th की मार्कशीट मतलब 12th पास होना चाहिए। उसका प्रोफेशनल अटेनमेंट्स क्या है कि जैसे तुम्हारे पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर जनरल कंप्यूटर ऑपरेशन मतलब कि जैसे तुम्हें MS वर्ड आना चाहिए। ठीक है, और MS ऑफिस आना चाहिए, कट पे कॉपी पेस्ट वाला नहीं, प्रिंटिंग आना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको जैसे लेटर इधर उधर उसको सही कर लो ये सब आना चाहिए। उसके बाद आपको आपकी जो टाइपिंग स्पीड, तो इसमें टाइपिंग स्पीड आपको नहीं देखेगी, इसमें की प्रेसिंग स्पीड। लेकिन अब ऐसा नहीं है फालतू में दबाते चले जाओ। 15 मिनट में 1000 बार आपका की जो है प्रेस होना चाहिए और सही वर्ड में। यानी 1000 ऐसा बोला जा सकता है कि 1000 लेटर लिखना है 15 मिनट। 15 मिनट में 1000 लेटर्स, वर्ड्स नहीं लेटर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब उसके बाद अगर मैं अब यहाँ बात कर लेता हूँ NCC सर्टिफिकेट अगर किसी के पास होता है तो उसका क्या बेनिफिट है। तो अगर किसी के पास NCC सर्टिफिकेट होता है तो 5% मैक्सिमम, अगर C सर्टिफिकेट है उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा नंबर्स में। ठीक है, और अगर उसके पास B सर्टिफिकेट है 3% का, और A सर्टिफिकेट केवल है तो 2% का उसको मतलब एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम मार्क्स के अलावा। वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अगर आपके पास है तो उसका क्या मार्क्स बेनिफिट है। ठीक है, तो अगर डिस्टिंक्शन है तो मतलब अगर डिस्टिंक्शन है एक्स्ट्रा मार्क्स है तुम्हारा तो तुम्हारा 5% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। फर्स्ट क्लास है केवल तो 4%, सेकंड क्लास है तो 3%, पास केवल है तो 2% का। ठीक, अप्लाई आप कैसे करेंगे तो वो आप साइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं, सरकारी रिजल्ट पे जाकर वहां से अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। अब मैं बात कर लेता हूँ कि एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेंगे। तो भैया एग्जाम सेंटर पहली बात तो अगर दिल्ली का है, अगर आप प्रॉपर दिल्ली के हैं तो ठीक, नहीं एग्जाम सेंटर इतने सारे एरिया में पड़ सकते हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, खुद ही समझ लीजिएगा। आपके आसपास किसी भी क्षेत्र में आपको पता है कहाँ एग्जाम, आपके आसपास किसी भी क्षेत्र में फर्स्ट चॉइस जो डालते हैं 99% चांस होता है वहीं आपको सेंटर मिले, इसलिए कोशिश करिएगा फर्स्ट चॉइस अपने आसपास का ही डालिएगा एग्जाम सेंटर। ठीक है, जो आप ताकि इजीली जाकर क्वेश्चन पेपर मतलब पेपर दे ले। खासकर घूमने के लिए बिल्कुल मत डालिएगा एग्जाम सेंटर। क्यों? क्योंकि आप अगर अपने आसपास रहते हैं तो इजीली पेपर दे ले जाएंगे, और अगर आसपास नहीं रहते हैं तो पेपर सही से नहीं दे पाएंगे। ठीक है, काहे कि दूर जाएंगे तो आपको बहुत सारे काम मतलब 2 दिन पहले से 1 दिन पहले रेडी होके वहां जाना, स्टेशन पर रुकना। सपोज चलो कोई तो चलो रूम ले लेता है, लेकिन 60% लोग ऐसे होते हैं जो रूम नहीं लेते हैं स्टेशन पर, तो ऐसा ना हो। अब नहीं है, दूर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करिएगा नज़दीक के लिए। ठीक,
अब बात आती है कि एग्ज़ाम कैसे होंगे। तो भैया पहली बात तो इसका एग्ज़ाम एसएससी करवाएगी, ठीक है? 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, ठीक है? और 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, सीबीटी जिसको कहते हैं, लेकिन सीबीई भी कहते हैं, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक है? तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ये जान लो सिंपल। उसके बाद सेकंड पॉइंट में फिजिकल एंड्योरेंस, मतलब मेजरमेंट एंड टेस्ट, मतलब फिजिकली आपको चेक किया जाएगा। और उसके बाद फिर जो भी टेस्ट वगैरह होगा क्वालिफाइंग के लिए, केवल क्वालिफाइंग चाहिए इसमें, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं चाहिए। उसके बाद ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट में क्या है, क्वालिफाइंग इसमें मार्क्स चाहिए ट्रेड टेस्ट में। उसके बाद फोर्थ राउंड जब आप पहुंचते हैं, देखो फर्स्ट राउंड में आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, सेकंड राउंड आपका फिजिकल है, ठीक है? उसके बाद थर्ड राउंड में आपका ट्रेड टेस्ट है, फोर्थ राउंड में आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग बाय दिल्ली पुलिस, स्पीड मतलब इंग्लिश लेटर का स्पीड 1000 लेटर का 15 मिनट में लिखना है। 1000 लेटर आपको टाइपिंग करनी है, यानी की को 1000 बार की को प्रेस करना है। उसके बाद उसी का सेकंड फोर्थ का ही सेकंड राउंड क्या है, टेस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर फंक्शन। तो बेसिक आपका टेस्ट होगा बेसिक कंप्यूटर फंक्शन में, जैसे बताया ना, शुरू में ही बताए थे, ठीक है? ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ पीसी, प्रिंटिंग एमएस ऑफिस, यूजिंग सेविंग एंड मॉडिफिकेशन एंड इन द टाइप ऑफ टेक्स्ट, मतलब वर्ड्स लेटर्स को जो अलग अलग तरीके से लिखा जा सके, पैराग्राफ सेटिंग एंड नंबरिंग, ये सारी चीजें आपको छोटी मोटी चीजें आनी चाहिए, ठीक है? अब उसके बाद मैं बात करूँ कि एग्जाम में क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भैया देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे हैं, सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से आएंगे। जनरल अवेयरनेस मतलब जीए, तो जीए में तुम्हारे सब पूछा जाता है, ठीक है? तो जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, 20 मार्क्स के। उसके बाद जनरल साइंस के आएंगे 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के, ठीक? उसके बाद आपके पास मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के। रीजनिंग 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के, ठीक? उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि एमएस एक्सेल हो गया, एमएस ऑफिस शॉर्टकट कीज जरूर रेडी कर लेना, वहां से भी क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाए। डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जानना, मतलब ब्राउजर के बारे में जान लेना। तो छोटी छोटी चीज ये 10 नंबर के भी आएंगे। अब देखो टोटल हो गया 100 मार्क्स। अब देखो इसमें से एग्जाम मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जिसमें जियोग्राफी से रिलेटेड करीब 2-3 हज़ार क्वेश्चन होंगे। इस पूरे वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको जियोग्राफी से जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे तुम्हारे जीए में, वो सारे अगर जियोग्राफी से आया है तो सारा मिल जाएगा आपको। ये जान लीजिए, अगर इतना 7-8 वीडियो हैं आप देख लीजिएगा, ठीक? बाकी मैथ के भी 3 वीडियो अपलोड हैं, धीरे धीरे सारे अपलोड हो जाएंगे आपके समय से पहले, ठीक है? रीजनिंग अच्छे से मेहनत करिएगा। देखिए रीजनिंग इजी होता है, मानते हैं, लेकिन क्या होता है भैया, जब आप एग्जाम देते हो ना तो उसमें मतलब इजी ना देखा जाता है। आपको नौकरी लेनी है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी ना, इजी सोच के बिल्कुल मत पढ़िएगा। मस्ती से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रेगुलरिटी बनाओ, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। आप 2 घंटे पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा। एक दिन आप 10 घंटे पढ़ लो, एक दिन ना पढ़ो, तो रेगुलरिटी अगर नहीं है तो फिर सिलेक्शन मुश्किल है। इसलिए कोशिश करिए आप रेगुलरिटी बनाइए, कि पढ़ना शुरू करिए तो बिना पढ़े मत सोइए, चाहे जो हो जाए, ठीक है? तो ये थी सारी बातें आज की। आपको सारी बातें हो गई क्या क्या एग्जाम में। अब देखो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या, हम ऐसे बता क्या क्या आता है, आपका टॉपिक क्या क्या है। तो देखिए टॉपिक भी नीचे दिया गया है, जीए में क्या क्या आएगा, ठीक है? तो जीए की बात करते हैं, तुम्हारे पास क्वेश्चन डिजाइन एंड कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट। देखो मैंने बोला जीए में तुम्हारे पास हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकता है। हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड करा गया है, ठीक है? हिस्ट्री को तीन, देखो मैं यहाँ आपके सामने हिस्ट्री भी दिया गया है, कल्चर दिया गया है, जियोग्राफी दिया गई है, इंडियन इकोनॉमी दिया गया है। तो देखो हिस्ट्री में एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों के बारे में आ सकता है। तो एक सिंपल स्टोरी टाइप, जैसे हमारे पर वीडियो अपलोडेड है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिखा भी गया है, बाकी स्टोरी टाइप के बताई गई है, तो मस्ती से चुपचाप सुनो, ठीक? उसके बाद हिस्ट्री का तीनों हिस्ट्री से मतलब जो पॉइंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो उसका कल्चर, अपने जितने भी स्टेट हैं हर स्टेट के अलग अलग कल्चर हैं, लगभग उस सारे स्टेट के लगभग कल्चर को जान लीजिएगा। उसके बाद जितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और नेशनल पार्क्स हैं, तो इसका भी एक वीडियो रेडी पड़ा हुआ है इसमें, नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, जिसमें 13 राज्य के अभी उसमें बने हैं, और अगला 13 राज्य का और दे दूंगा, बाद में 2 राज्य का और दे दूंगा। तो टोटल हमारे पास एक वीडियो में 13-14 राज्य के जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क पड़े हुए हैं सब लिखे गए। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा आप, और बिल्कुल उसके उस नेशनल पार्क्स या उस मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पिक्चर्स के साथ, कि आप देखो तो पहचान लो,
ठीक। तो कल्चरल हो गया तुम्हारा, हिस्ट्री होगा, जियोग्राफी के भी क्वेश्चन 10,000 क्वेश्चन जियोग्राफी के लगभग पड़े हुए हैं, आप उसको 8 वीडियो है, 8 वीडियो जियोग्राफी के देख लीजिएगा। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी कभी बनाया नहीं हूँ, 2-4 दिन में आपको इंडियन इकोनॉमिक वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद देखो जनरल पॉलिटी के क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद दिस क्वेश्चन विल बी सर्च, अब इस टाइप के क्वेश्चन, तो देखो इन सभी प्रकार के क्वेश्चन को मैं धीरे धीरे अपलोड करना शुरू कर दिया हूँ, कुछ दिन में अपलोड हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को देखिए और मैं आपको इन सारे और जितने भी मतलब जो है अनुच्छेद हैं, इनका हर एक पॉइंट का आप हमें कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, मैं आपको बना के देंगे। देखिए लेकिन क्या होता है ना कि जैसे क्या होता है, हर एक चीज़, जैसे संविधान का जो हमारा अनुच्छेद है उसका एक अलग वीडियो, ठीक है। जितने पार्ट्स यानी भाग हैं जितने, उनका अलग वीडियो, ठीक है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका एक अलग वीडियो, सबका मैं सेपरेट वीडियो, मेन मेन पॉइंट का जो है सेपरेट वीडियो दे दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा, हर एक वीडियो में मेन मेन पॉइंट होगा। बाकी बुक आपके पास है, अपने बुक से प्यार करिए दुनिया को छोड़कर, ठीक है। दूसरा पॉइंट जनरल साइंस में आता है, जनरल साइंस में आपको पता है क्या क्या, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में देखो क्या है भैया, मैथमेटिक्स अभी खाली मैं एडवांस मैथ का अभी अपलोड किया हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स में शुरू कर रहा हूँ, बहुत ही इजी शब्दों में मैं समझाऊंगा मैथमेटिक्स आपको, बिल्कुल इजी। नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। उसके बाद फिर हमारा डिस्टेंस एंड वर्क हो गया, एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया, सर्ट्स हो गया, इंडाइसेस हो गया, ग्राफ्स हो गया। उसके बाद ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्रीज एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। परम्यूटेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया एंड सिंप्लीफिकेशन। देखो इसमें से जो सबसे इजी चैप्टर, देखो इसमें आपका एडवांस है ही नहीं, ठीक है। सबसे इजी चैप्टर एक ये है तो सारे के सारे इजी, बिल्कुल जीरो, आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक। तो आप कोशिश करिए, एक भी मतलब चैप्टर ऐसा नहीं जो आपको ना समझ आए। नंबर सिस्टम हो गया तुम्हारा, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज, और लगभग लगभग हमें लगता है सबको आ भी रहा होगा। तो मैं इसका हर एक चैप्टर, हर एक पॉइंट का वीडियो शुरू करेंगे अपलोड करना, आप लोग देखिएगा। शुरू करेंगे, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इसका एवरेज और परसेंटेज का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, उसको रेशियो प्रोपोर्शन का होता है। उसके बाद तुम्हारा नंबर सिस्टम हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टाइम एंड डिस्टेंस। देखो हर एक को, और बिल्कुल बेसिक तरह देखो, हमें हमें क्या है, अब आपको प्रोफेसर नहीं बनना, अब आपको जॉब लेना है, तो मतलब एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़िए, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं, देखो नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग दोनों आएंगे। रीजनिंग में नॉन वर्बल में आती हमारा जैसे फिगर्स हो गया, एनालॉजी हो गया, एनालॉजी मतलब, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग, लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद इनपुट एंड आउटपुट, ब्लड रिलेशन, सिलोसिज्म एंड टेबल, डायरेक्शन, रैंकिंग, टेस्ट एंड एटीसी, ये सारी चीज़ वेन डायग्राम, अगर आप देखो वेन डायग्राम इतना इजी है, लेकिन अगर आप नहीं समझोगे तो हरदम गलत होगा, ठीक है। सेटिंग सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, कोडेड इक्वालिटीज हो गई एंड डाटा से एफिशिएंसी हो गई, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड फंडामेंटल टेस्ट हो गया, इसमें इन सब चीज़ों में कंप्यूटर के बारे में फंडामेंटल अगर आपकी बात करें तो पूरा आ जाता है ना भैया। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप रेडी कर लेते हैं, आपको कोई दिक्कत ना होगी, 100% सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका सॉल्यूशन आपको मिलेगा तुरंत, ठीक है। कोई भी प्रकार की दिक्कत हो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले एपिसोड में।